कालिंदी मैं हूँ, डरो मत। तो क्या फैसला किया है तुमने? किया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। कालिंदी एक बार फिर सोच लो, क्योंकि जो तुम करना चाहती हो वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। जानती हूँ, लेकिन उससे मुश्किल तो नहीं हो सकता ना जो मैंने भुगता है। मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या करना चाहती हो? मैं अपने पति और अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज करना चाहती हूँ। अपने पति और अपने पिता के खिलाफ केस? एक जिसके नाम का सिंदूर औरत अपने मांग में भरती है, और एक जो उसका जन्मदाता होता है। तो ऐसा क्या हुआ था कालिंदी के साथ? क्या किया था उसके पति और उसके पिता ने जिससे कालिंदी को उनके खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला लेना पड़ा? यकीन नहीं होता, एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया, और दूसरी तरफ एक जन्मदाता पिता खुद अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार करता। पता नहीं अब क्या होना बाकी रह गया इस दुनिया। अब बताइए वर्मा जी, क्या करना है और कैसे करना होगा? सबसे पहले हमें इनके पति मिस्टर नरेश दत्ता और उनके दोस्त मंजुल रे और इनके पिताजी रंजीत साहब, इन तीनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी है। उसके बाद इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दायर करना होगा। कालिंदी नरेश दत्ता। नरेश दत्ता, ये मशहूर उद्योगपति नरेश दत्ता ना? आप उनकी पत्नी है और आप ही अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने गई। मैडम, नरेश दत्ता एक इज्जतदार आदमी है, उन पे कीचड़ उछालना। आप जानते हैं कि क्या किया है आपके इन्हीं इज्जतदार नरेश दत्ता ने? शोषण किया है मेरा, मानसिक और शारीरिक शोषण। ओ मैडम, काम वाली बाई को 4 बर्तन ज्यादा घिसने पड़ते ना, तो वो भी बोलती है कि मालकिन ने मेरा शोषण किया है। और ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसे घर ही सुलझाइए, सुखी रहेंगी। आप कम से कम उसका पूरा केस तो सुनिए। क्या सुनो? ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है हमें, और आप भी मत अड़ाइए। और आप जैसी सोशल वर्कर कहलाने वाली औरतें इन औरतों का दिमाग खराब करती हैं। सच बोलिए, आप इनके कहने पे एफआईआर लिखवाने आई ना? और आपके पिता रंजीत साहब, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी समाज में इज्जत है। क्यों उनके नाम पे कालिक पोतना चाहते हैं आप? जो पिता अपनी बेटी को सहारा ना दे सके, वो पिता किस काम का? आपकी शादी हो चुकी ना मैडम, तो सहारा अपने पति से मांगिए, पिता से नहीं। मगर आप मेरा सच जाने बिना ही। हमारा काम है सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करना, सच जानना कोर्ट का काम है। तो फिर आप अपना काम कीजिए, क्योंकि हमारे जैसी अपने आप को सोशल वर्कर कहलाने वाली औरतों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। मैडम, धमकी मत दीजिए, बहुत ऊपर तक पहुंचे ना आपकी। बहुत ऊपर तक पहुंचे ना, जाइए ऊपर जाइए, चलिए निकलिए, चलो चलो कालिंदी, चलो। थैंक यू सो मच जज साहब, आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो कर रही है वही हम कर रहे हैं, समाज सेवा। देखिए ना, इसके लिए आज मैं जिस जज की कुर्सी पे बैठा हूं, और आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं इस केस की सुनवाई खुद करूंगा। अच्छा, वो क्या नाम बताया तुझे इंस्पेक्टर का? दीपक शर्मा। ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, एक मिनट। ये माँ दुर्गा है, इसे आप अपने पास हमेशा रखना, ये आपकी रक्षा करेगी। इतनी अमानुष परिस्थितियों में आपने जो हिम्मत दिखाई है, अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो जुर्म सहते सहते मर जाती या फिर आत्महत्या कर लेती। आज कई सालों बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर होगा। आज से आप अपनी लड़ाई में मुझे भी शामिल समझिए।
सर, आपकी पत्नी कालिंदी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ऑर्डर ऊपर से आया। कालिंदी को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। उसे उसी वक्त मरवा देता ना तो ये मुसीबत ना झेलनी पड़ती। अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? वारंट निकला है, पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप अभी अपने वकील को तुरंत फोन कीजिए और जमानत के पेपर के साथ उन्हें पुलिस स्टेशन आने बोलिए। जब तक हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, आपका वकील भी वहां पहुंच जाएगा और उन पेपर्स पे मैं साइन करके आपको तुरंत रिहा कर दूंगा। मेरे खिलाफ केस फाइल करेगी। नाउ आई विल फिनिश हर। पर यह उतना आसान नहीं था जितना नरेश सोच रहा था। गिरधर मित्रा के एक फोन की वजह से नरेश की बेल नामंजूर कर दी गई और केस सीधे कोर्ट में पहुंच गया, गिरधर मित्रा के पास। सोनिका देवी और कालिंदी को अब यकीन हो गया कि इस बार कालिंदी को न्याय जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर नरेश दत्ता की जमानत करने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त पर जज साहब मतलब गिरधर जी का फोन आ गया और सारा तख्ता ही पलट के रख दिया। अब नरेश दत्ता, उनके दोस्त मंजुल और आपके पिताजी तीनों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस दायर किए गए हैं। इसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करने के लिए उन्होंने आज शाम 5 बजे आपको घर पर बुलाया है। ठीक है सर, थैंक यू। मे आई कम इन सर? कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे कालिंदी, आओ बैठो, मैं तुम्हारी फाइल चेक कर रहा था। सर, आपको जितनी भी बार थैंक्स बोलूं वो कम है। उस इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर फाड़ दी थी। इनफैक्ट मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आप मेरी मदद कर रहे हैं। तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे पति नरेश दत्ता और मंजुल रॉय के खिलाफ ये केस मैंने तैयार किया है। इसे तुम एक बार देख लो, पढ़ लो और समझ लो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था कि इसमें कोई कुछ कमी ना रह जाए, ताकि उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सको। देखो, तुमसे एक जरूरी बातें करनी है, अकेले में। अगर तुम नीचे जाकर रुको। यू नो कालिंदी, क्या है कि दुनिया में ज्यादातर लोग उस इंस्पेक्टर की तरह होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, तुम जो बोलोगी ना मैं वही करूंगा। तुम्हारे पति के खिलाफ ऐसा मजबूत केस बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर जेल में चढ़ता रहेगा। तुम नहीं चाहती थी ना? सुनो क्या करते हैं सर? कालिंदी का विश्वास चकनाचूर हो गया। जिसने आशीर्वाद के रूप में उसे माता की तस्वीर देकर उसके मन को तसल्ली दी थी, उसी ने इतनी घिनौनी हरकत की। कालिंदी बिल्कुल टूट सी गई थी। इस घटना का उसे ऐसा सदमा लगा कि किसी को भी अपने आसपास देखकर वो डरने लगी, हर एक को शक की नजर से देखने लगी। कालिंदी, कालिंदी दरवाजा खोलो। कालिंदी 7 दिनों तक अकेले कमरे में बंद रही। उसने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, यहां तक कि सोनिका देवी को भी नहीं। कालिंदी दरवाजा खोलो। सोनिका देवी को इस बात का डर था कि कहीं कालिंदी अपना मानसिक संतुलन न खो दे। आखिर 8वें दिन कालिंदी ने कमरे का दरवाजा खोला। कोर्ट ने तुम्हारे पति, उसके दोस्त और तुम्हारे पिताजी तीनों का केस खारिज करने का फैसला किया। कोर्ट चाहे जो फैसला ले,
पर मैं हार नहीं मानूंगी। अपने आत्मसम्मान के लिए मैं लड़ूंगी, एक गिरधर मित्रा से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से। मेरे जीने का हक छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, न नरेश को, न पापा को और न गिरधर मित्रा को। चाहे मेरी जान भी चली जाए पर फिर भी मैं सबको सजा दिलवा के रहूंगी। मुझे गिरधर मित्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। कोई फायदा नहीं होगा कालिंदी। तुम्हारे पिता और पति के खिलाफ उन्होंने आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग गिरधर मित्रा के खिलाफ जाने की हिम्मत भी करेंगे? पर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती ना। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। एक रास्ता है। नेताजी, अगर आप इस मामले में थोड़ी दखल दें तो शायद कुछ हो सकता है। आज एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा मसला है, वो हो जाए तो फिर। थैंक यू नेताजी। अब ये सर, ये मेरा स्टेटमेंट है गिरधर मित्रा के खिलाफ। देखिए, गिरधर मित्रा मेरा आदमी है। पार्टी अगले इलेक्शन में उसे टिकट देने के लिए सोच रही है। अगर गिरधर मित्रा पर इस तरह के इल्जाम लगेंगे तो हमारी पार्टी की क्या साख रह जाएगी भाई? लेकिन ये इल्जाम नहीं है नेताजी। गिरधर मित्रा ने सचमुच आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, रोज हम पेपर में पढ़ते हैं। गिरधर मित्रा एक इज्जतदार जज है और कौन विश्वास करेगा आपकी बात पर? उल्टा आपकी खुद की ही बदनामी होगी। मेरी मानिए तो इनसे कहिए कि कॉम्प्रोमाइज करें। गिरधर मित्रा से कह के इनके पति का जो केस है ना, दोबारा खोलने का ऑर्डर दे देता हूं मैं। अरे आपको लड़ना ही है तो अपने पति के खिलाफ लड़ो, जीत तुम्हारी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। नेता हैं आप इस देश के, आपको अपने बारे में नहीं, इस देश के हित के बारे में सोचने के लिए इस कुर्सी पर बिठाया गया है। लेकिन जो इंसान एक औरत की अस्मिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो नेता हो ही नहीं सकता। तमीज से बात करना सीखो तुम। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी आप उन्हें ऐसे ही कंप्रोमाइज करने के लिए कहते? मैं हार नहीं मानूंगी। मैं गिरधर मित्रा का असली रूप सबके सामने लेकर आऊंगी, साथ में आपका भी, कि आप जैसे भ्रष्ट नेताओं की छत्र छाया में ही गिरधर जैसे लोग पनपते हैं। हेलो, आना जरा, एक काम है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के अपना असली रंग दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो नहीं अभी तक। बॉस, ओके, थैंक यू। सुनिए, हाँ जी, आप जर्नलिस्ट है ना? मुझे कुछ बताना है। देखिए, अभी मैं जल्दी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए। मैं गिरधर मित्रा के खिलाफ केस दायर करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है और नेताजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया है। और मैं इस बात की गवाह हूं। हेलो, हाँ नेताजी बोलिए, क्या खबर है? नमस्कार। क्या? कभी? अभी तक तो। ये रहा मिसेस कालिंदी दत्ता का लिखित बयान। कानून के रक्षक ने किया अन्याय। गिरधर मित्रा खुद कानून की गिरफ्त में, नेताजी की शय। सारी जद्दोजहद के बाद कालिंदी को एक ऐसा हथियार मिल गया था जो उसकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सकता था। पर यह लड़ाई किसी और के साथ नहीं, इस भ्रष्ट सिस्टम के एक नेता और एक जज के खिलाफ थी। हर कोई उन बड़े बड़े नामों के रोष से बचना चाहता था। कालिंदी फिर भी कोशिश करती रही, वो हार कर बैठने वालों में से नहीं थी। लिहाजा अब उसकी इस हिम्मत को तोड़ने की पहल शुरू कर दी गई। आज शाम को मेरे वकील मिस्टर वर्मा का फोन आया था। कह रहे थे कि वो मेरा केस नहीं लड़ सकते हैं। ये तो होना ही था। गिरधर मित्रा और नेता जैसे असामियों के नाम अब आपकी लड़ाई से चुक चुके, अब ये खबर बन चुकी। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी लोगों को खुद सुनाएं, टीवी पर लाइव। अब आशा, हेलो,
पिताजी का केस वापस ले ले, समझी? कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो बोलो ना, कौन बोल रहा है? जितना बोला उतना कर, समझी ना? क्या? मैं ऐसी धमकियों से डरकर चुप रहने वाली नहीं हूँ। जो मुझे करना होगा वो मैं करके रहूंगी। आई बात तुम्हें समझ में? समझे तुम? हेलो? अब और वक्त गवाना खतरे से खाली नहीं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आज सिर्फ एक पत्थर फेंकर कल कुछ भी कर सकते हैं। कुछ हो उससे पहले तुम अपनी कहानी टीवी पर लोगों तक पहुंचा दो। एक बार सच सारी दुनिया के सामने आ गया तो लोग आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे। बताइए, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो इतनी बड़ी जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ रही? बात 2 साल पहले की है, जब मेरी बहन घर से भाग गई थी। नाक कटा दिया लड़की ने। सहाय खानदान की बड़ी लड़की किसी लड़के के प्यार में से फंस के भाग गई। अरे तू क्या ले लो, न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मार गई होगी तो भी अच्छा है। हमारे मुंह पर काली पोत के वो कभी खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं। तो बस एक ही रास्ता है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी कालिंदी को अच्छे से अच्छा लड़का और अच्छा घर देके इसकी शादी कर दो। तभी लोग ये मनहूस खबर को भूलेंगे और सहाय खानदान का नाम फिर से इज्जत से लेंगे। पर पापा, जो दीदी ने किया है उसकी सजा मुझे क्यों? पहले मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने जो एक बार कह दिया बस, उस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारी शादी होगी और तुम चुपचाप मंडप में बैठोगी। इसी में हम सबकी भलाई है, सबकी खुशी है। अच्छा लड़का और अच्छा घर देकर हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी बस जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम। बस मेरे बेटे नरेश की एक बार शादी हो जाए और ये दोनों आराम से खुश रहें। मुझे और क्या चाहिए? यार कभी नहीं सुधरेगा। तू भी शादी कर ले अब। पता नहीं, तू हमेशा वही रहेगा। अबे मैं कैसे बदल सकता हूँ? अरे हम तो ऐसे ही रहेंगे। बैठो। आओ कर, आओ अंदर। अरे आ जाओ, दोस्त है हमारा ये। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। अरे पास बैठो। कैसी है बताओ भाई? अरे 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 कालिंदी, अरे शर्म आ गई।
हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ना तो आप मुझसे ठीक से बात करते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप हनीमून पर आकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है कि हमारी शादी ही नहीं हुई है। पूरे 12 कपड़े हैं ना भैया? जी गिल्ली अच्छे से? हाँ जी। अरे कालिंदी, तुम क्यों कर रही हो ये सब? घर में इतने सारे नौकर है ना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बेटा, तुमने तो एक ही महीने में इस घर का सारा काम संभाल लिया। मेरे लिए तो अब इस घर में कुछ करने को रह ही नहीं गया। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो बेटा। शादी से पहले उन्हें कोई और पसंद थी क्या? नहीं तो, इसने तो आज तक लड़कियों से बात तक नहीं की। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। तो क्या उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी? सुहाग रात पर वो, मेरा मतलब है उनका बर्ताव बहुत अजीब था, और जब हनीमून पर गए तब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहते थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें मेरे साथ बांध दिया हो। देखो कालिंदी, तुम एक समझदार लड़की हो। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। उसी में अपनी खुशी ढूंढ लोगी तो सुखी रहोगी। दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकती तो? अपने और अपने पति के कमरे में आते हुए दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्तों के साथ पार्टी में। कौन है वो? क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ, जिससे आप प्यार करते हैं। आज मैं आपको बिना जवाब दिए हुए नहीं जाने दूंगी। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं आप मुझे? बस कर अभी। ऐसा था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? बोला ना बस कर, वरना दूंगा एक खींच के। बस इसी में आपकी मर्दानगी है, मुझ पर हाथ उठाने में, अपने दोस्त के सामने अपनी सुहाग रात पर मेरे साथ बदतमीजी करके बाद में मुझसे दूर रहने में। कभी आप प्यार से आए हैं मेरे पास? आपकी पत्नी का अधिकार दिया है आपने। मुझे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए तेरे ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, और ना ही तेरे पास आने की। अपने वहम को ज्यादा हवा मत दो कालिंदी, खुद ही दुखी हो जाओगे। ये वहम नहीं है माँ, मैं रह रही हूँ नरेश के साथ, उसे देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं। इसीलिए बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि उनका जरूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। माँ, हो सकता है नरेश शांत स्वभाव के हो, किसी से ज्यादा घुलना मिलना उन्हें पसंद ना हो कालिंदी, इसलिए इस नए रिश्ते में जुड़ने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा है। कालिंदी, ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो, देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब बाकी सब घर में ठीक तो है ना? हाँ माँ, बाकी सब अच्छा है। माँ भी बहुत अच्छी है, नौकर चाकर सारे। तो बस नरेश के साथ भी देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कालिंदी, अपने पति के साथ इस तरह बात मत किया करो। वो मर्द है, उसका ईगो बहुत बड़ा है।
तुम अंदर कैसे आए? नरेश, नरेश, नरेश! इतना नरेश नरेश चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। नरेश! अरे उसने ही मुझे यहाँ भेजा है, जो वो खुद नहीं कर सकता वो करने के लिए। अरे नामर्द है तेरा पति, नामर्द। पति को परमेश्वर का दर्जा देने वाली एक पत्नी के सामने उसका देवता दानव बन जाए तो ऐसे हालात दिल और दिमाग को भीतर तक झकझोर देते हैं। कुछ ऐसा ही कालिंदी के साथ भी हुआ। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने उसी रात नरेश का घर छोड़ दिया और वो अपने पिता के घर आ गई, अपने मायके, इस उम्मीद के साथ कि उसे अपने घर से सहारा मिलेगा। उसने सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बताई, लेकिन नरेश इतनी आसानी से कालिंदी को बख्शने वाला नहीं था। अपने ऐब को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा होने से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो कालिंदी के मायके पहुंचा। धोखा दिया आपने हमें, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बेटी की। अपना ऐब छुपाने के लिए अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी को, अरे शर्म नहीं आई आपको? अरे माताजी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है ये। सच तो ये है कि इस शादी से कभी खुशी नहीं थी और इसीलिए हमारे बीच में आज तक पति पत्नी का संबंध भी नहीं बन पाया। झूठ बोल रहे हैं ये। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे मेरा वारिस चाहिए, तूने मना कर दिया था ना? बोल। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी, अगर आप समझदार हैं तो अपनी बेटी की बातें मत आइए। वैसे भी हमारा घरेलू मामला है अभी। सच तो यह है कि कालिंदी को आप लोगों को इसमें दखलंदाजी करने को कहना ही नहीं चाहिए था, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीन करिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी वजह से आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो आप खुशी से इसे अपने साथ रख सकते हैं, मेरा उससे कोई वास्ता ना होगा। नमस्ते माता जी। खुश हो गई तू? पापा, पापा नरेश सब झूठ बोल रहे थे। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए तुम उस शादी से छुटकारा पाने का बहाना ढूंढ रही हो। पापा, नरेश ने खुद अपने दोस्त को मेरे पास भेजा ना वारिस पाने, ताकि उनकी ये असलियत दुनिया के सामने कभी ना आए। और आप सबको ये सब बहाना लग रहा है। हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो सही हो, लेकिन नरेश ने जो कहा वो तो सही ही है। हम सब जानते हैं, तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमने आज तक नरेश को स्वीकार नहीं किया है और अपना घर छोड़कर यहां आ गई हो। तो ये अब मेरा घर नहीं है? ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। मरने के बाद उसकी अर्थी ही वहां से बाहर आती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम चुप रहो। अब तुम कान खोल के सुन लो। जैसा भी है, भला है बुरा है, नरेश दत्ता ही तुम्हारा पति है और तुम नरेश दत्ता की पत्नी हो। तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं सबको स्वीकार कर सकती हूँ पापा, लेकिन अपने चरित्र पर आँच नहीं आने दे सकती हूँ। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। आप ये चाहते हैं ना कि मैं वापस घर चली जाऊं, मैं जाऊंगी और वही रहूंगी। नरेश से माफी भी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। कालिंदी के पिता ने अपने जान की दुआई देकर कालिंदी को वापस अपने ससुराल भेज दिया। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी को वापस उसी नर्क में जाने के लिए मजबूर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में उनकी साख बनी रहे। समाज, नाम, परंपरा। आज भी कई पढ़े लिखे
और अपने आप को इज्जतदार कहलाने वाले घरों में यह धारणा जिंदा है कि एक बार बेटी की शादी हो गई तो उसके लिए उसके मायके में उसकी कोई जगह नहीं है। जैसे कि माँ बाप के सर से बोझ उतर गया और उनकी जिम्मेदारी खत्म। कहीं परंपरा के नाम पर ऐसी सोच को बढ़ावा देकर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तो नहीं झाड़ रहे? सोचिए, क्या ये सही है? कालिंदी अपने पिता की बात मानकर अपने ससुराल वापस तो चली गई, पर नरेश का बर्ताव बद से बदतर हो गया। अब माफी मांगने से कोई फायदा ना होगा। जाकर अपने बाप से मेरे खिलाफ शिकायत करते समय नहीं सोचा था कि वापस आकर क्या होगा। तब तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी। अब क्या हुआ? निकल गई सारी हिकड़ी। जैसे तेरे बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, वैसे मैं भी घर से बाहर निकाल दूं तो कहां जाएगी? मेरी पत्नी होकर मेरे खिलाफ बाप से मदद मांगी तूने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मंजू लाएगा रात को, बिना कोई तमाशा किए उसके साथ रात बिताना, और तब तक ऐसे करती रहना जब तक मुझे मेरा वारिस ना मिल जाए। ताकि दुनिया को ये पता ना चल जाए कि तुम बाप नहीं बन सकते। मैं बाजारू नहीं हूँ नरेश, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। इसीलिए तू मेरी बात मानेगी। मंजू लाता ही होगा। जा, तैयार हो जा। नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुझे मरने का बहुत शौक है ना? तू देख अभी कैसे तुझे जिंदा रहते हुए मैं मारता हूँ। और चाहिएगा तो और मांग लीजिएगा, पर कालिंदी को उसे उसका नाम तक याद नहीं रहना चाहिए। कालिंदी ने अब तक जो सहा, जितना सहा वो आपने देखा, पर उसके जीवन में अब भी बहुत सहना बाकी था। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इतने जुल्म सहने के बाद अब तो कालिंदी को इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नरेश ने कालिंदी के साथ जो कुछ भी किया वो हम अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकते। कालिंदी को बिजली के 4 झटके दिए गए, लगातार एक के बाद एक। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई। पर इसमें नरेश के साथ साथ वो डॉक्टर भी उतना ही गुनहगार है जिसने पैसों के लिए कालिंदी की मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया। एक डॉक्टर जिसे हम भगवान का रूप मानते हैं, उसने एक असहाय और निरपराध औरत को जीते जी मार डाला। पर कहते हैं ना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे तो कुछ अच्छे भी। ऐसी ही थी वो नर्स जिसने कालिंदी की दशा देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की। और उसके पिता ने भी मुंह मोड़ लिया। उसके पिता के जाने के बाद उसी नर्स ने नारी निकेतन की सोनिका देवी को फोन किया, जिन्होंने कालिंदी की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल से निकालकर अपने आश्रम में शरण दी। नरेश की कमजोरी को अपनी तकदीर समझकर स्वीकार करने का फैसला भी किया था, पर अपने पति के सिवाय किसी गैर मर्द के साथ। अगर पापा ने उस वक्त मेरी बात मानकर मेरा साथ दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती, शायद नॉर्मल होती। हेड्स अप टू यू। इतना सब कुछ सहकर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। मेरी हिम्मत ही तो मेरी अपनी है, बाकी सब तो खो ही चुकी हूँ। कालिंदी का भविष्य जल गया और साथ जल गई इंसानियत की उम्मीद जो कालिंदी के मन में थी। लेकिन उसकी अवैध हिम्मत उसका सहारा बनी। गुंडों के वहशत ने जैसे कालिंदी के हौसले और बढ़ा दिए। उसके मन पर इतने घाव थे कि शायद
शरीर के घावों का सोग मनाना अब उसे मंजूर नहीं था। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की उसने हर हाल में ठान ली थी और कालिंदी ने वही किया। उसने माननीय प्रधानमंत्री के नाम खत लिखा और मंत्री जी खुद अपने निवास स्थान पर कालिंदी दत्ता से मिलकर इस मामले के जांच के आदेश देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कालिंदी से जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही कर दिखाया। वो कालिंदी से मिले और उन्होंने उससे पूरा ब्यौरा लिया। फिर शुरू हुई संवैधानिक प्रक्रिया। इंपीचमेंट के जरिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमतों से गिरधर मित्रा पर महाभियोग चलाया गया और फिर राष्ट्रपति की आखिरी मोहर ने गिरधर मित्रा को अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से हटा दिया और उन पर मुकदमा दायर किया गया। पुलिस को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और इंस्पेक्टर सूरजबान के खिलाफ केस दायर करके उन्हें सस्पेंड किया गया। और नेताजी पर कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई। उनको प्रधानमंत्री जी से चेतावनी मिली थी और जिन 3 गुंडों ने कालिंदी और देव पर हमला किया था उनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरा अभी भी फरार है, जिसकी खोज आज भी जारी है। लेकिन इस केस के असली मुजरिम थे कालिंदी के पति नरेश दत्ता और उसके पिता श्री रंजीत साहे, जिनका न्याय होना अभी भी बाकी था। मुबारक हो कालिंदी जी, अब आप एक मिसाल बन चुकी हैं। थैंक यू सर, पर इन लोगों की मदद के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, डिग्री लूंगी, क्योंकि मेरी तरह दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं उनकी मदद करूंगी, क्योंकि अपना सब कुछ खोने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंसान की इंसानियत को खत्म करने के लिए किसी शैतान की जरूरत नहीं होती। एक इंसान ही दूसरे को हैवान बनने पर मजबूर कर देता है और मैं अपनी कोशिश से यही रोकना चाहती हूँ। कालिंदी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने अपनी पढ़ाई ऑनर्स के साथ पूरी की। कालिंदी दत्ता का यह केस नारी की शक्ति, उनके आत्मसम्मान का केस है। एक सीख है, जुल्म को मत सहो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। आज कालिंदी अपनी जैसी कई पीड़ित और शोषित महिलाओं की मदद कर रही है, उनकी हिम्मत बनी हुई है। कालिंदी जैसे लोग हमें जीने के सही मायने सिखाते हैं। सावधान इंडिया का कालिंदी दत्ता को सलाम। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान